तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि उन गुंडों में से एक गुंडा बो फैन की मॉम के मोमोज उठाने लगता है। साथ ही वो अपने बॉस से कहता है कि अगर ये मोमोज बेचेगी ही नहीं तो ये हमारी प्रोटेक्शन फी कैसे पे करेगी। ये सुनकर उस बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। इधर एक दूसरे गुंडे को एक चैरिटी बॉक्स में सारे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन फी मिल गई है। तभी वहाँ बो फैन आ जाता है और निडल मारकर उस बंदे के हाथ से पैसे वापस रखवा लेता है। इसके बाद बो फैन उस बॉस से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना वेस्ट करने की। ये सुनकर वो बॉस कहता है कि लगता है तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है, इसलिए वो अपने साथी से बो फैन को मारने के लिए कहता है। लेकिन बो फैन उसके सारे साथियों को बुरी तरह पीट कर नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो बॉस चाकू दिखाते हुए बो फैन से कहता है कि मैं बहुत बड़े लोगों के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन बो फैन उसके बिना सुने उसे थप्पड़ मार देता है, साथ ही उसके हाथ से चाकू भी छीन लेता है। ये देखकर वो बॉस चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बो फैन निडल के जरिए उसे रोककर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा। इसके बाद वो उन सभी गुंडों से पूछता है कि ये मोमोज किसने गिराए हैं। ये सुनकर वो सभी गुंडे एक साथ अपने बॉस की तरफ इशारा करते हैं, तो बो फैन उस बॉस से कहता है कि तुम्हारे साथी में तो बड़ी एकता है। इस पर वो बॉस बोलता है कि प्लीज हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है क्योंकि हमें हमारी फैमिली भी चलानी होती है। साथ ही हमें कुछ मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए थे। इस पर बो फैन पूछता है कि तुम्हें कौन सी मेडिसिन खरीदनी थी। ये सुनकर उस बॉस का एक साथी कहता है कि मुझे उस मेडिसिन का पूरा नाम तो याद नहीं है, पर उस मेडिसिन के नाम में ब्लड आता है। ये सुनकर बो फैन कहता है कि कहीं उसका नाम ब्लड क्लॉट ऑफ एल्कलाइन तो नहीं। इस पर वो साथी हाँ कहता है। ये सुनकर बो फैन कहता है कि अगर तुमने मुझे इसके बारे में और जानकारी दी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मैं ये मोमोज बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें इन सबको खाना होगा क्योंकि मेरी मॉम इनको बनाने में बहुत मेहनत करती है। ये सुनकर वो बॉस कहता है कि ठीक है, मैं वो खा लूंगा, पर सबसे पहले इस नीडल को तो हटाओ। तो बो फैन उस नीडल को हटा देता है। इस तरफ हम उसी अमीर डॉटर को देखते हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ कहीं जा रही थी, जो बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ एक गुंडा अपने बॉस को मोमोज खाने के लिए दे देता है, लेकिन वो उन मोमोज को खाने की वजह से बॉस को उल्टी आ रही थी क्योंकि वो सारे वेज मोमोज थे और उस बॉस को वेज खाने की आदत नहीं थी। तभी वो फैन उससे कहता है कि अगर तुमने उल्टी की तो तुम्हें दोबारा से मोमोज खाने पड़ेंगे। ये सुनकर वो बॉस अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। इधर बो फैन सोचता है कि इनकी बताई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो मेडिसिन उसी बीमारी को हील करती है जो आजकल सभी को हो रही है, लेकिन वो मेडिसिन बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करती, बल्कि थोड़ी देर के लिए दबा देती है ताकि लोग लगातार मेडिसिन खरीदते रहे और जो मेडिसिन बना रहा है उसका प्रॉफिट होता रहे। उसी वक्त उसे उस अमीर डॉटर का कॉल आता है, जिससे बो फैन कॉल उठाकर बेटी बुलाने लगता है। ये सुनकर वो डॉटर गुस्से में बो फैन से कहती है कि जल्दी से अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी से अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो बो फैन उसे अपनी लोकेशन भेज देता है, जिसके बाद वो बॉस बो फैन से पूछता है कि क्या आप जा सकते हैं। इस पर बो फैन कहता है कि तुमने जो मोमोज खाए हैं उसके पैसे कौन देगा। ये सुनकर उनमें से एक गुंडा वही पैसे देने लगता है जो उन लोगों ने शॉप से उठाए थे। तो ये देखकर वो बॉस अपने साथी के सर पर मारकर उसे पीछे हटने को कहता है और बो फैन से कहता है कि मैं अपने फोन से आपको यूपीआई कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसके बैंक में भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। इस पर वो सभी अपने बॉस से बोलते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो आज हम आपके साथ आते ही क्यों। ये सुनकर वो फैन समझ जाता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो बॉस अपने सीनियर के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन बता देता है। साथ ही वो उससे कहता है कि मैं तो एक छोटी सी मोमोज की शॉप भी नहीं लूट पाया, मुझे नहीं लगता गुंडागर्दी में मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। ये सुनकर वो सीनियर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। इस पर वो बॉस कहता है कि क्या मैं और लड़के बुला लूं, पर वो सीनियर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट ट्रेनर था और उसे लग रहा था कि वो अकेले ही बो फैन को संभाल लेगा।
इस तरफ वो दूसरे शॉप का ओनर बो फैन से कहता है कि तुमने उन गुंडों से पंगा तो ले लिया है, पर अगर उन गुंडों ने फ्यूचर में तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। इस पर बो फैन कहता है कि आप टेंशन मत लो, वैसे भी हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। उसी वक्त वो सीनियर और वो बॉस वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो सीनियर बो फैन से बोलता है कि क्या तुम ही वो हो जो मेरे भाई को परेशान कर रहे थे। इस पर बो फैन उससे कहता है कि क्या ये सब मुझसे डर के तुम्हें बुलाकर लाए हैं। इस पर वो सीनियर कहता है कि मैं एक मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ, तो जल्दी से सारे पैसे वापस कर दो, वरना बाद में मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अब वो तेजी से बो फैन की तरफ जाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बो फैन बार बार उसके हर अटैक से बच जा रहा था। तभी वो दूसरे शॉप का ओनर बो फैन से कहता है कि तुम इन लोगों से पंगा मत लो, वरना ये फ्यूचर में हमें यहाँ शॉप नहीं चलाने देंगे। तभी वो अमीर डॉटर मैप को फॉलो करते करते वहाँ आ जाती है, तो बो फैन नाटक करते हुए बोलता है कि डार्लिंग बचकर रहना, कहीं ये मार्शल आर्ट ट्रेनर तुम्हें पकड़ ना ले। ये सुनकर वो सीनियर उस डॉटर पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉटर उस अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद वो बो फैन पर चिल्लाती है कि तुमने डार्लिंग किसे बोला। जिस पर बो फैन कहता है कि ये तो बस मजाक किया था। इस पर वो डॉटर कहती है कि तुम अपने हर झमेले में मुझे क्यों फंसा देते हो। ये सुनकर बो फैन बोलता है कि पिछली बार तो मैं बस सामान लेने गया था, मुझे तो पता भी नहीं था उन लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों करा था, और अब की बार तो तुम खुद यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, ना कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तभी वो सीनियर फिर से उस डॉटर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉटर इस बार उसके पैर पे पैर रख देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर वो बॉस डर के मारे उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर वो डॉटर उस सीनियर से बोलती है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तभी बो फैन उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम था। इस पर वो डॉटर बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे कहा था मेरे ग्रैंडपा के शेड्यूल पर नजर रखने के लिए, तो मेरे कुछ पुलिस ऑफिसर दोस्तों ने मेरे लिए ये काम करा था और वो इसी चक्कर में कहीं गए थे, पर जब वो वापस आए तो तीनों के तीनों कोमा में चले गए। ये सुनकर बो फैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उन्हें ठीक करने के लिए चलूंगा। साथ ही वो अपनी मॉम से कहता है कि अब से आप यहाँ नहीं बल्कि मेरे घर पे रहोगी। इस पर उसकी मॉम कहती है कि पर इस साइड वाले शॉपकीपर का क्या, गुंडे तो इसे जरूर परेशान करेंगे। ये सुनकर वो फैन उस डॉटर से मदद मांगता है, तो वो डॉटर कहती है कि ठीक है, मैं इंस्पेक्टर को बोलकर यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दूंगी। अब वो डॉटर उस सीनियर के ऊपर से पैर हटा देती है, जिसके बाद वो फैन उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, तो वो सीनियर लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। आगे वो फैन और डॉटर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ वो ऑफिसर्स एडमिट थे। तभी उस डॉटर को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो उसे अटेंड करने के लिए साइड में रुक जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उस कॉल पर इंस्पेक्टर था, जो अपने ऑफिसर के हेल्थ के लिए काफी टेंशन में था। तो वो डॉटर उससे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बेस्ट डॉक्टर को यहाँ ले आई हूँ। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे इस सिटी का बेस्ट डॉक्टर मानने लगी हो। इस पर वो डॉटर बोलती है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडपा को ठीक करा है, तो तुम एक बुरे डॉक्टर कैसे हो सकते हो, इसलिए प्लीज उन ऑफिसर को भी ठीक कर देना, वो सब मेरी वजह से मुसीबत में पड़े थे। ये सुनकर बो फैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें हील करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी वक्त हम देखते हैं जहां मिस्टर मा और लेन लेन वही उसी हॉस्पिटल में थे, जहां मिस्टर मा बो फैन को देखकर बोलता है कि क्या मेरा बैड लक चल रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी जेल से छूटा और फिर से मुझे ये नमूना मिल गया। इस तरफ वो डॉटर बो फैन से कहती है कि मैं उन ऑफिसर्स की फैमिली को नीचे से लेने जा रही हूँ, तुम इतने में रूम 102 में चले जाओ, जहाँ वो सभी ऑफिसर्स एडमिट है। इधर लेन लेन मिस्टर मा से कहती है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया होगा, क्योंकि ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इस पर मिस्टर मा बोलता है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, इसने मुझे बहुत परेशान करा है। अब वो दोनों बो फैन का रास्ता रोक लेते हैं, जिसके बाद मिस्टर मा बो फैन से कहता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट कहाँ चला गया जो तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो। जिस पर बो फैन उससे कहता है कि तुम जेल से छूट भी गए। इस पर मिस्टर मा कहता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तभी बो फैन लेन लेन से बोलता है कि क्या फेक ब्रेसलेट से तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम अभी भी इसके साथ घूम रही हो। इस पर लेन लेन उससे कहती है कि तुम्हें बस एक रेस्टोरेंट मिला है, इसलिए तुम इतना घमंड मत दिखाओ।
तुम्हारे पास उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कोई स्किल नहीं है, इसलिए जल्दी ही वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। पर अच्छा है कि तुम यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ गए, इससे कम से कम तुम्हारी गरीब वाली लाइफ तो चलती रहेगी। ये सुनकर मिस्टर मा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया है। तुमने देखा नहीं ये कैसे दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लगता है ये उसी को दिखाने के लिए यहाँ आया है। इस पर लिन लिन कहती है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया और अब मैं तुम्हारी जीएफ को भी तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। इस पर बो फैन बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम उस लड़की के बारे में जान लेना, कहीं सब कुछ तुम पे ही उल्टा ना पड़ जाए। अब ये बोलकर बो फैन रूम 102 में जाने लगता है। ये देखकर लिन लिन को गुस्सा आने लगता है तो मिस्टर मा उसे हेट करते हुए कहता है कि हो सकता है ये यहाँ टॉयलेट साफ करने आया हो। इस पर लिन लिन बोलती है कि मैं जब इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर बन जाऊंगी तो मैं रोज इससे टॉयलेट साफ करवाऊंगी। इस तरफ हम रूम 102 में देखते हैं जहां वो शॉप ओनर, 3 ऑफिसर और डॉक्टर थे। तभी वो शॉप ओनर डॉक्टर से पूछता है कि रिपोर्ट में क्या आया है। इस पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रॉब्लम तो यही है कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, पर हमें समझ नहीं आ रहा फिर ये तीनों कोमा में क्यों हैं। तभी इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और शॉप ओनर से पूछता है कि मेरे तीनों साथी कैसे हैं। इस पे शॉप ओनर कहता है कि इन तीनों की पल्स एक जैसी है, इसे देखने से पता चल रहा है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ। ये सुनकर इंस्पेक्टर बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। ये सुनकर शॉप ओनर बोलता है कि मुझे लगता है कि इन पे नेगेटिव एनर्जी से हमला किया गया है जो कि टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये तीनों कोमा में हैं। पर उस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शॉप ओनर से पूछते हैं कि क्या इन तीनों को ठीक करने का कोई तरीका है। इस पर शॉप ओनर बोलता है कि अगर इनके अंदर इविल एनर्जी नहीं गई होती तो मैं उस इविल एनर्जी को अंदर जाने से रोक सकता था, पर उसके अंदर जाने के बाद उसे बाहर निकालने का तरीका मुझे मालूम नहीं है और किसी एंशिएंट बुक में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऊपर से इविल एनर्जी ने इसके दिल पर अटैक करा है, इसलिए कोई भी स्टेप इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है कि आप एंशिएंट मेडिसिन के बहुत बड़े डॉक्टर हो तो प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि इन सभी के साथ मैंने कई साल काम किया है, मैं इनको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। अगर आप कहोगे तो मैं इन्हें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाऊंगा। पर तभी एक डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इन्हें अगर ट्रैवल करवाया गया तो इनकी कंडीशन और खराब भी हो सकती है। तभी वो शॉप ओनर बोलता है कि लगता है मुझे मेरे सीनियर से मदद मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर वो डॉक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि आपका भी कोई सीनियर है, ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी वो इंस्पेक्टर बोलता है कि आप इंतजार क्यों कर रहे हैं, जल्दी से आप अपने सीनियर को बुला लीजिए। ये सुनकर वो शॉप ओनर बो फैन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी बो फैन उस रूम में आ जाता है तो उसे देखकर डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे रूम में आने की। इस पर बो फैन कहता है कि मुझे तो उस डॉक्टर ने मदद के लिए यहाँ भेजा है ताकि मैं इन ऑफिसर को ठीक कर सकूं। ये सुनकर वो डॉक्टर बो फैन से कहता है कि तुम्हारे अभी तक बाल ठीक से सफेद नहीं हुए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम इन ऑफिसर को ठीक कर सकते हो, तुम खुद यहाँ से जाओगे कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं। तभी वो इंस्पेक्टर भी बो फैन से कहता है कि मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए हमें और परेशान मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। उसी वक्त शॉप ओनर भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर वो डॉक्टर बो फैन से कहता है कि अब तो इनको भी गुस्सा आ गया है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस पर वो शॉप ओनर डॉक्टर से कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि ये मेरे सीनियर है। अब वो शॉप ओनर बो फैन को ग्रीट करता है, जिसके बाद बो फैन उससे पूछता है कि क्या तुमने इन तीनों को चेक करा है। इस पर शॉप ओनर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी इविल एनर्जी की वजह से इनकी ये हालत हुई है, पर दुख की बात है कि मुझे इन्हें ठीक करना नहीं आता। ये सुनकर बो फैन अपनी स्पेशल आई से उन तीनों को स्कैन करने लगता है, जहाँ स्कैन करते हुए वो मन में सोचता है कि ये लोग उस मेडिसिन के बारे में पता लगाने गए थे, लेकिन इन तीनों पर इविल एनर्जी हुई होगी। लगता है कोई नहीं चाहता कि हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, पर अगर हम इन तीनों को ठीक कर दे तो हमें कुछ पता चल सकता है। तभी वो इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या मेरे साथी ठीक हो सकते हैं। इस पर बो फैन उसे अपनी नीडल देते हुए कहता है कि तुम जाकर इसे डिसइंफेक्ट करके लाओ।
लेकिन वो शॉप ओनर खुद नीडल ले लेता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम सही से इन्हें डिसइंफेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम बस अपना फोन निकालकर वीडियो बनाओ और देखो कि मेरे मास्टर कैसे अपनी स्किल से इन तीनों को ठीक करते हैं। अब वो शॉप ओनर वो फैन को वो नीडल डिसइंफेक्ट करके दे देता है, जिसके बाद वो फैन उन तीनों ऑफिसर के पास जाने लगता है। तभी वो डॉक्टर उस शॉप ओनर से पूछता है कि क्या सच में ये लड़का ऑफिसर को ठीक कर देगा, ये बस 20 साल का है। ये सुनकर वो शॉप ओनर डॉक्टर से बोलता है कि अगर मास्टर वो फैन पे मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं इन्हें मास्टर नहीं बुलाता। तभी इंस्पेक्टर वीडियो बनाने लगता है। उसी वक्त एक डॉक्टर बोलता है कि अगर आज यहाँ कुछ गलत हुआ तो हॉस्पिटल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इधर बो फैन उन तीनों ऑफिसर की नीडल लगाकर उन्हें ठीक करने लगता है, जिन्हें देखकर डॉक्टर बोलता है कि ये तो 9 सोल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है। इस पर वो शॉप ओनर कहता है कि ये मेरे मास्टर की स्पेशल एबिलिटी है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ऑफिसर को होश आ जाता है, जिसे देखकर वो शॉप ओनर डॉक्टर से कहता है कि देख लिया मेरे मास्टर कितने काबिल है। इस तरफ वो डॉक्टर भागते हुए उस रूम में आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन तीनों को कुछ हो न जाए। पर रूम के अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वो तीनों बंदे ठीक है। साथ ही वो फैन उससे कहता है कि अब तुम्हें थोड़े दिनों के लिए आराम करना होगा, इसलिए तुम अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेना। उसी वक्त एक ऑफिसर कहता है कि जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हमें एक कॉपर का कॉइन मिला था और थोड़ी जांच करने पर हमें पता चला है कि वो कॉइन किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।